क्या आप थर्ड सेमेस्टर में हैं एंड आपने पॉलिटिकल साइंस ले रखी है तो ये वीडियो आप ही के लिए। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीए स्टडी में। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस का राजनीति शास्त्र का यूनिट नंबर 1। यह हमारी आज की पहली क्लास होने वाली है यूनिट नंबर 1 की बीए थर्ड सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस की। एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दैट कि जो ये फर्स्ट यूनिट होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फर्स्ट यूनिट में आप बेसिकली जो पूरा का पूरा पेपर का कॉन्सेप्ट है ना, आप वो समझते हो, जिससे आगे चल करके बस चीज़ें थोड़ी थोड़ी डिफ्रेंशिएट होती जाती हैं। बाकी सब कुछ चीज़ें सेम ही आपको पूरे पेपर में उसी से मिलता जुलता, मतलब उसी की ब्रांचेज की तरह आपको देखने को मिलेंगी। ओके, तो आओ समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है इस यूनिट में और कैसे समझना है। जैसे कि आप देखोगे कि तो यूनिट नंबर 1 का नाम है उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया व आयाम। उत्तर औपनिवेशिक भारत मतलब क्या कि जब औपनिवेशिक भारत यानी कि भारत जो हमारा था वो गुलाम था, उसके बाद फिर हमारा भारत देश फिर धीरे धीरे करके जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो हमारे भारत में जो लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हुई वो कैसे हुई, उसका आयाम क्या था, वो सारी चीज़ें हमको समझनी है इस वीडियो में। ओके, तो डिटेल से समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझते हैं कि लोकतंत्रीकरण की अवधारणा और कॉन्सेप्ट होता क्या है। सबसे पहले ये समझेंगे कि फिर बात करते हैं भारत के विषय में, भारत के सब्जेक्ट में। लोकतंत्रीकरण की जब आप बात करते हो तो व्हाट डू यू मीन बाय लोकतंत्र। लोकतंत्र मीन्स लोगों का शासन, प्रजा का शासन। और अब्राहम लिंकन इस चीज़ को डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी होती है, लोकतंत्र, लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन, लोगों के लिए शासन, लोगों के द्वारा किया गया शासन। उस शासन को हम कहते हैं लोकतंत्र। जब आप हिस्ट्री उठा के देखोगे ना, और इंडियन हिस्ट्री उठा के देखोगे, तो हज़ारों सालों से एक तरह का सिचुएशन चल रहा था। वो सिचुएशन क्या था? वो सिचुएशन ये था कि राजा राज्य करते थे। एक राजा दूसरे राजा पे आक्रमण करता था, वो उसको जीतता था और उसके हिसाब से फिर वो राज्य भी उसका हो जाता था। फिर वो राजा जो बोलता था, वो रूल्स, वो रेगुलेशंस, वही सब कुछ है। राजा ने बोल दिया कि मार दो तो मार दो, राजा ने बोल दिया कि छोड़ दो तो छोड़ दो, राजा ने बोल दिया कि नहीं ये अच्छा है तो अच्छा है, राजा ने बोल दिया ये बुरा है तो बुरा है। बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसको हम राजशाही कॉन्सेप्ट कह सकते हैं कि राजा का बेटा राजा बनेगा और कोई दूसरा राजा नहीं बन सकता है। उसी के खानदान में वंश चलता रहेगा, वही शासन करते रहेंगे, वही जनता के हुक्मरान रहेंगे। और ये कॉन्सेप्ट चल रहा था। फिर जाकर के 18वीं शताब्दी से ये स्टार्ट होने लग गया धीरे धीरे डेमोक्रेसी का सिस्टम। और डेमोक्रेसी के सिस्टम को जब कहीं ना कहीं प्रचार किया जाने लगा कि लोकतंत्र ऐसा है यार कि जनता ना, सारी जनता मिल करके चूज कर सकती है कि यार किसको बनाना है। क्योंकि लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी हद तक आपको जब स्टार्टिंग ऑफ इस्लामिक सिचुएशंस जब स्टार्ट हुई थी तो वहाँ से भी आपको देखने को मिला था कि अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री में जानते हो या इंटरेस्टेड हो तो आपको पता होगा कि जब तक प्रॉफिट मोहम्मद साहब थे तब तक उनके अंडर में पूरी सिचुएशन या इस्लामिक सेंटर वर्क कर रहे थे। उनकी डेथ के बाद वो चीज़ हुई कि यार अब किसको बनाया जाए, अगला जो संभालने वाला होगा पूरी इस्लामिक स्टेट को, तो किसको बनाया जाए। तो चॉइस लिया गया, जो लोगों से, जनता से चूज कराया गया कि भाई जनता के जो बेसिक जो टॉप के मानने वाले लोग हैं, यानी कि जिनको जनता ज़्यादा सपोर्ट करती है, जिन पर जनता भरोसा जताती है, उन सारे लोगों से पूछा जाए कि किसको बना दिया जाए खलीफा अगला। और धीरे धीरे इस तरह से कॉन्सेप्ट चलना स्टार्ट हुआ था। बट जो प्रॉपर डेमोक्रेसी की जिसमें जनता डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सके, ये आपको 17-18 सेंचुरी के आसपास दिखाई देने लगती है। और जब ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट इंडिया में जब अंग्रेज़ आए 17वीं शताब्दी से, उसके बाद धीरे धीरे जब उन्होंने शासन व्यवस्था करना स्टार्ट किया, तो क्योंकि अंग्रेज़ों के टाइम पीरियड पर वहाँ से हम धीरे धीरे लोकतंत्र की तरफ ध्यान देने लग गए। और जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था, उससे पहले ही हमने कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था कि हमको तो लोकतंत्रीकरण की तरफ जाना है। क्योंकि ये अच्छी चीज़ है यार कि जनता अपने लिए चूज करे कि किसको शासन व्यवस्था में रखना है, किसको नहीं रखना है, कितने टाइम पीरियड के लिए मतलब 5 साल के लिए रखना है या 5 साल के बाद दोबारा चेंज कर देना है या उन्हीं को रखना है। तो बेसिकली एक ऐसा है कि यार ये तो अच्छी बात है कि हम अपना राजा चुन पाए, जो हम में से कोई राजा बन पाए। अगर हम में वो काबिलियत है तो हम शायद उस लेवल तक पहुंच पाए। तो एक होप, एक उम्मीद जगी जहां से लोकतंत्रीकरण का शुरुआत हुआ कि यार हम जनता जो किसी काम की नहीं थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, जो राजा आता था वो उससे केवल टैक्स वसूल के चला जाता था, उसमें उनका कोई योगदान नहीं था कि कौन राजा बनेगा कौन नहीं बनेगा। अब ये एक थॉट आया कि यस यार, हम भी हो सकते हैं, हम भी वो निर्णय करने वाले, निर्णय लेने वाले इंसान बन सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट लोगों को अच्छा लगा। और ये कॉन्सेप्ट को लेकर के मतलब कहीं ना कहीं आप देखोगे
1930 में रावी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी का ऐलान कर दिया था अपना झंडा फहरा के कि हम तो आज से आज़ाद हो गए। बट सिचुएशन उस तरह से नहीं थी कि वो आज़ाद हो पाए, बट कहीं ना कहीं जो कॉन्सेप्ट था लोकतंत्रीकरण की वो स्टार्ट हो चुकी थी तभी से। और वो लोकतंत्रीकरण के आयाम में अगर भारत में लोकतंत्रीकरण के चीज़ों को देखें तो धीरे धीरे फिर क्या हुआ, बढ़ता गया। और जब हमारा देश आज़ाद होने को था उससे पहले ही हमारा संविधान बनना स्टार्ट हो चुका था कि लोकतंत्रीकरण कैसा राज्य हम चाहते हैं। कहीं ना कहीं देश के आज़ाद होने से पहले वो थॉट प्रोसेस लोगों के दिमाग में आ चुका था कि हमको एक लोकतांत्रिक देश ही चाहिए। और उस तरह से एक प्रोसेस, एक सिचुएशन चल रही थी। और वो सिचुएशन चलते चलते धीरे धीरे क्या हुआ, हम एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में आए जहाँ पर लोकतंत्रीकरण की बात है, जहाँ पर जनता अपना राजा चुन सकती है, किसको उनको पीएम बनाना है, किसको सीएम बनाना है, वो चॉइस ले सकते हैं, वो चूज कर सकते हैं, जिसके बेस पर हम चीज़ों को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। और उस तरह से वहाँ से शुरुआत होती है। अब भारत में राजनीतिक व्यवस्था जो है उसको आकार देने वाले तत्व क्या है, मतलब कोई भी राजनीतिक व्यवस्था या कोई भी पार्टी जो आज भारत में शासन कर रही है या कभी भारत में शासन किया है, उनको आकार देने वाले, उस राजनीतिक व्यवस्था को बेहतर करने वाले या उस राजनीतिक व्यवस्था को मजबूती देने वाले कारक कौन से हैं? कौन से ऐसे कारक या आयाम हैं, ऐसे तत्व हैं जिसके बेस पर एक इंसान अपनी स्थिति इस लोकतांत्रिक देश में मजबूत कर सकता है, अपनी स्थिति बना सकता है? तो इसके लिए सबसे पहला तत्व है ना, वो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। कि जब भी आपको कहीं पर भी बेहतर परफॉर्म करना है ना, आपको देखना पड़ेगा पास्ट रिकॉर्ड, कि पास्ट रिकॉर्ड में किसी इंसान ने क्या कुछ ऐसा किया है जो हम करना चाहते हैं। अगर हमें पता हो कि किसी ने कर लिया है तो शायद हमारे पास एक ट्रैक रिकॉर्ड होगा कि ऐसे ऐसे करना है, या कहीं पे जाना है, कहीं पे पहुंचना है तुम्हें, और तुम्हें रास्ता पता है कि किसी ने ऐसे ऐसे रास्ते से ये इंसान गया हुआ था, तो फिर आपके लिए वो आसान हो जाएगा। अदरवाइज आपको वो रास्ता चूज करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, फिर वो चीज़ करनी पड़ेगी। और इतिहास से अगर हमने सीखा नहीं तो वो इतिहास अपने आप को फिर से दोबारा से दोहराएगा, लर्न करेगा, हमें वो लर्न करने के लिए वो दोबारा से रिपीट करेगा अपने आप को। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत महत्वपूर्ण रही है कि आपको समझना होगा कि किस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं, राजनीतिक व्यवस्था किस तरह से वर्क करती है। भौगोलिक तत्व भी एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं भारतीय राजनीति में। कि भारतीय राजनीति में ना हर जगह आप भारत को देखोगे, भारत हर जगह एक जैसा नहीं है। कहीं पर समतल मैदान है तो कहीं पे पहाड़ है, तो कहीं पे नदियां हैं, तो कहीं पर समुंदर से घिरा हुआ है, कहीं पर जो है रेगिस्तान है, तो कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश ही बारिश होती है। तो भारत अपने आप में हर जगह से भौगोलिक स्थिति के बेस पर डिफरेंट है। तो उस भौगोलिक स्थिति के बेस पर आपको ऐसे सिचुएशंस वहाँ पर बनाने पड़ेंगे जिसके बेस पर लोग आपको राजनीति में रखना चाहें। कि मे बी अगर कोई इंसान है जो अलग अलग जगहों पे जा रहा है, मे बी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो जब जिस प्रदेश में जाते हैं, जिस जगह पे जाते हैं ना, वहाँ की वेशभूषा धारण कर लेते हैं, वहाँ के लोगों से अपना अपनापन वाला चीज़ उस बारे में बात करते हैं, भाई तुम तो हमारे अपने ही हो, तुम ही तो हमारे अपने हो, और तो कोई हमारा अपना है नहीं। ये बहुत बड़ा एक तरह से माइंडसेट है जो हमें समझना पड़ेगा कि अगर हमको लोगों को जोड़ के रखना है तो उनसे कनेक्ट करना सीखना पड़ेगा। वो अच्छा है बुरा है वो एक डिफरेंट जोन है कि वो सही है या गलत है। बट अगर आप एक बेहतर लोकतंत्रीकरण व्यवस्था में शासक बनना चाहते हो तो आपको जनता को खुश रखना पड़ेगा, क्योंकि वही जनता ही आपको वोट देने वाली है। ओके, तो भौगोलिक तत्व भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि किस तरह से भौगोलिक क्षेत्र है और उस भौगोलिक क्षेत्र में किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है और कौन उनको पूरा करने के लिए रेडी हो रहा है। ओके, तो भौगोलिक तत्व भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संवैधानिक तत्व भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि संविधान बनाया गया, संविधान नहीं होता तो हम देश कैसे चला सकते थे, कौन से रूल्स, कौन से रेगुलेशन कहाँ पर किस लेवल पर होंगे, उस हिसाब से सारी चीज़ें डिफाइन की गई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द होल वर्ल्ड जो कि रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अपने आप में ये इतनी बड़ी चीज़ थी कि अब भारत में कुछ भी चीज़ है तो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरह के सिचुएशंस है, और कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत जगह पर बहुत तरह के रूल्स रेगुलेशंस लाए गए हैं। जैसे अब अगर आप देखोगे 370 हटने से पहले कितने सालों से कश्मीर में एक स्पेशल प्रोविज़न माना जाता था कश्मीर को, और स्पेशल उसके पास पावर्स थे। और अभी भी जो बॉर्डर से सटे हुए जो प्रदेश हैं उनके पास अपने कुछ अलग रूल्स हैं जिससे वहाँ पे सुरक्षा रखी जा सके। जो कोस्टर्न एरिया है, यानी कि जो आपका बंदरगाह टाइप के है जहाँ पर समुद्री इलाके हैं, वहाँ के अलग थोड़े से रूल्स रेगुलेशंस, कुछ कुछ आर्टिकल्स वहाँ पे एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं जो उनके काम के हैं। समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं संवैधानिक तत्व भी किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को बेहतर करने में हेल्प करता है कि अगर जिस तरह का कानून व्यवस्था चाहिए उस भौगोलिक स्थिति के आधार पर वहाँ के संवैधानिक रूप से उसको वो अधिकार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, अदरवाइज वो प्रोटेस्ट करेंगे अपने अधिकार के लिए। आर्थिक तत्व भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि मतलब आर्थिक तत्व एक राजनीति में एक बहुत बड़ा भूमिका निभाता है कि मतलब आप देखोगे जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो राजनेता के साथ अच्छी बना के रखना चाहेंगे और राजनेता बिजनेसमैन के साथ अच्छी बना के रखना चाहेगा, क्योंकि दोनों का उससे फ़ायदा है।
तो आर्थिक तत्व भी बहुत बड़ा डिफाइन करते हैं कि राजनीति या फिर सोशल स्ट्रक्चर किस तरफ जाएगा। ओके। एंड सामाजिक और सांस्कृतिक तत्व भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी ऐसे लोकतंत्रीकरण राज्य व्यवस्था को आकार देने में। कि अगर आप एक समाज एक संस्कृति में जा रहे हो, जैसे अगर आप जहाँ भी जा रहे हो, आपको उस जाति के बारे में देखना पड़ेगा कि वहाँ पर कौन से लोग हैं और उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, एंड क्या हम वो रिक्वायरमेंट, वो बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के एबल है या नहीं है। संप्रदाय, उस संप्रदाय के लोग, कृषक समूह कहीं पे रह रहे हैं, कहीं पे उनके संस्कृति के अकॉर्डिंग क्या हम ऐसा कुछ बोल पा रहे हैं, क्या हम ऐसा कुछ उनके लिए वादा कर पा रहे हैं और कमिटमेंट निभा पा रहे हैं जो उनके लिए बेनिफिशियल होगा, तो वो उस राजनीतिक व्यवस्था को ज़्यादा महत्व देंगे। एंड बहुत सारे राजनीतिक तत्व भी हैं जो राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने के कारक हैं कि किस तरह की राजनीति करनी है, कौन सा कॉन्सेप्ट रखना है, कौन सा माइंडसेट रखना है, किस तरह से कहाँ पर जो सिचुएशंस हैं उसके अकॉर्डिंग कहाँ पे कितना लड़ना है, किस हिसाब से लड़ना है, कितना जीतना है, कहाँ पे हारना है। वो सारे जो आयाम हैं, वो सारे तत्व हमें समझ में आने चाहिए, तो एक राजनीतिक व्यवस्था को आप बेहतर तरीके से समझा सकते हो। तो एक इंसान जिसने अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को अच्छे से समझा है, भौगोलिक तत्व को समझ रहा है, संवैधानिक तत्व को, आर्थिक तत्व को, सामाजिक और सांस्कृतिक सामंजस्य को समझ रहा है, राजनीतिक दांवपेच समझ रहा है, वो अपनी पार्टी को लंबे समय तक सत्ता में रख सकता है, जो कि अभी के टाइम पीरियड में बीजेपी करने में सफल रही है। कि ऑलरेडी थर्ड टाइम्स हैं जहाँ पर पीएम मोदी पीएम है हमारे, एंड वो कंटिन्यू भी हो रहा है और शायद नेक्स्ट टाइम भी वो बने, क्योंकि उन्हें पता है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें बोलनी है, कहाँ पर कौन सी चीज़ें रखनी है, कैसे जनता को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, कैसे उनका माइंडसेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। ही नोज़ वेरी वेल। एंड जो उनके सलाहकार हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट में कि एटलीस्ट उनको कुर्सी पर बिठा के रखा है। ओके। तो ये सारी चीज़ें एक लोकतंत्रीकरण व्यवस्था में आकार देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो राजनेता इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है उस राजनेता को स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपनी कुर्सी भी बचाने के लिए। ओके। तो ये है हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने यूनिट नंबर 1 को समझा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ विजिट द चैनल, इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आने वाले वीडियोज़ को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। ओके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।